वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने किसी यूट्यूब वीडियो पर एक कमेंट किया। मैं बेसिकली अपने हर वीडियो के हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और उनमें जो कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं डेफिनेटली उसके ऊपर प्रयास करता हूं कि सॉल्यूशन वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूं। उन्हीं में से एक केस स्टडी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये मेरे को बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रैक्टिकल सवाल लगा जो आप में से कई सारे लोगों के साथ होता हो बिजनेस में। अतुल पुरानिक करके सब्सक्राइबर हैं, उनका ये एक सवाल है। सवाल सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है, फिर हम इसके रेमेडीज पर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। सेलर ने ई इनवॉइस बनाया लेकिन मटेरियल की डिलीवरी नहीं हो पाई, 40,000 रुपये का बिल है। अब ई इनवॉइस कैंसिल करने का टाइम लिमिट भी चला गया, राइट। सेलर ने बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट बनाया और वो भी ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर दिया, ठीक है। लेकिन क्लाइंट ने बिल और क्रेडिट नोट दोनों को आईएमएस में रिजेक्ट कर दिया, ओके। ऐसे में सेलर की लाइबिलिटी क्रेडिट नोट रिजेक्शन से इंक्रीज हो जाती है लेकिन इनवॉइस रिजेक्शन वो कम नहीं होती। ऐसे केस में सेलर उसकी लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत लोगों के साथ इस तरीके की पिक्चर बनती। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अतुल जी के इस सवाल के ऊपर। थोड़ा समरी जो अतुल जी ने लिखा है उसको मैं आपको थोड़ा सा सीधे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी जो परिस्थितियाँ बन रही है, समराइज फिगर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या हुआ है साहब। देखिए पहले तो ये है कि जैसे जो सेलर होता है, सेलर यानी सप्लायर, जीएसटी में हम सप्लायर को क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाया साहब, इनवॉइस बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, समझना, 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। और अगर आपने B2B सप्लाई की है तो ई इनवॉइस बनता है। तो ई इनवॉइस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो होती है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आपने डेफिनेटली कौन सी सप्लाई की होगी? B2B सप्लाई की होगी, यानी सामने वाली पार्टी भी क्या होगी? रजिस्टर्ड होगी। आपने जो ई इनवॉइस बनाया है, मान लो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आपकी 40,000 रुपये की बिल थी। वो इनवॉइस के केस में बिल की वैल्यू 40,000 तो छोड़ो, 400 रुपये भी होते तो इनवॉइस बनाना पड़ता B2B के केस में। अब साहब आप ये भी समझिए, जो 40,000 का बिल बनाया, हो सकता है इसके ऊपर जीएसटी हो सकता है 18% मान लो इस पे जीएसटी हो। किसी चीज़ का बिल बनाया आपने, ऐसी किसी वस्तु का बिल बनाया जिस पर मान लो 18% जीएसटी लगता है, तो 40,000 का 18% कितना होता है? 7,200, राइट। तो इसका मतलब 7,200 रुपये आपका टैक्स बना होगा, टोटल बिल आपका 47,200 बना होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझिएगा इसको। 7,000 आपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाया, इसका मतलब आप समझ लीजिए 7,200 रुपये की लाइबिलिटी आपकी जीएसटीआर 1 में जाके ऐड होगी। यानी जीएसटीआर 1 में जाके आपकी ऑटोमेटिक वो सारे बिल ऐड हो जाते हैं और उन बिलों के अगेंस्ट में लाइबिलिटी जो आप डिक्लेयर करते हो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाकर, वो जीएसटीआर 1 में भी आ गई और 3B में तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो सप्लायर अपनी सेल डिक्लेयर करता है जीएसटीआर 1 में और उसका टैक्स देता है 3B में। लेकिन जो सप्लायर ई इनवॉइसेस बनाते हैं उन सप्लायर की ऑटोमेटिक वो सारी इनवॉइसेस की लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, उनको कहीं से भी कोई डेटा ऐड करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो बिल बनाया होगा 40,000 का, उसका जो लाइबिलिटी होगा वो आपके जीएसटीआर 1 में जाके ऐड हो गया, यानी आपकी लाइबिलिटी कंफर्म होगी। लेकिन क्या हुआ साहब, आपने शायद जल्दबाजी की इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने में, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट कैंसिल हो गया। तो ये आपको कतई नहीं भूलना चाहिए कि आपने मटेरियल की डिलीवरी नहीं हो पाई, गुड्स की डिलीवरी नहीं हो पाई, मटेरियल डिलीवरी किसी वजह से क्या हो गई? कैंसिल हो गई, आपका माल नहीं जा पाया। लिखा हुआ साफ तौर पे इन्होंने, ये देखिए
मटेरियल की डिलीवरी नहीं हो पाई। अब साहब इसका मतलब तो आपने सप्लाई की ही नहीं, एक्चुअल में आपकी सप्लाई हुई नहीं और आपने बहुत जल्दी ई इनवॉइस बना दिया। ई इनवॉइस जब आप बना लेते हो तो आपको यह ध्यान में रखना होता है कि ई इनवॉइस के केस में आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर, बनाने के 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में अतुल जी की एक दुविधा यह भी है कि 24 घंटे भी निकल गए साहब, हमने कैंसिल नहीं किया। ये देखो अब ई इनवॉइस कैंसिल करने का टाइम भी क्या हो चुका है, चला गया है, समय चला गया। अब आप समझिए जब ऐसी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस आपके साथ हो जाती है कि भैया मैंने ई इनवॉइस पोर्टल पे अपना बिल चढ़ा दिया, ई इनवॉइस कैंसिल नहीं कर पाया और मेरी गुड्स की डिलीवरी भी नहीं हो पाई, यानी मेरी एक्चुअल में कोई सप्लाई नहीं हो पाई, तो फिर एक ऑप्शन बचता है क्रेडिट नोट का, जो इन्होंने बिल्कुल सही किया। इन्होंने क्रेडिट नोट बनाया। क्रेडिट नोट भी कौन बनाता है? सप्लायर बनाता है, याद रखिएगा। सप्लायर ने क्रेडिट नोट क्रिएट किया उस सप्लाई के अगेंस्ट में, क्योंकि बिल तो कैंसिल नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि सेल तो चढ़ चुकी है इनवॉइस बिल पे, तो आपने उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट बनाया। लेकिन क्रेडिट नोट के केस में क्या होता है, वो क्रेडिट नोट, ये भी आपने, अब एक और चीज बताता हूं, B2B सप्लाई को भी आपको इनवॉइस पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है और B2B क्रेडिट और डेबिट नोट को भी इनवॉइस पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है, उनका भी इनवॉइस बनता है। तो इन्होंने क्रेडिट नोट बनाकर इसका भी क्या बना दिया, इसको भी इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर दिया। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है बायर ने इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया। देखिए बायर ने इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तो बोला है मैंने सेल की है, तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, उसके रिजेक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर देता, दोनों को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को उसने आईएमएस में क्या कर दिया, आईएमएस एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड होता है, वहां पर बायर ने उसको रिफ्लेक्ट करती है वो, क्योंकि आपके द्वारा जो सेल चढ़ाते हो या आप जो क्रेडिट नोट चढ़ाते हो वो उसको आईएमएस में रिफ्लेक्ट करती है वो एंट्रियां, वो वहां से एक्सेप्ट कर सकता है, वहां पे पेंडिंग रख सकता है, वो उसको वहां से रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो वहां से आपकी सेल बिल रिजेक्ट भी कर देता तो आपकी लायबिलिटी उससे कम नहीं होती, ध्यान देना। बस उसने ये मेंशन कर दिया कि ये मेरी परचेज नहीं है, लेकिन आपने जो सेल बिल चढ़ाए हैं वो तो आपकी सेल है, ध्यान देना। लेकिन बायर अगर क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर देता है, ध्यान देना, बायर ने ये क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया, देखिए आपके केस में साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि मैंने इनवॉइस क्रेडिट नोट बना के चढ़ा दी, लेकिन क्लाइंट ने बिल और क्रेडिट नोट दोनों को आईएमएस में रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में सेलर की लायबिलिटी क्रेडिट नोट रिजेक्शन से इंक्रीज हो जाती। इंक्रीज आपकी क्रेडिट नोट रिजेक्शन से नहीं होती, इनवॉइस रिजेक्ट होता ही नहीं, तो इनवॉइस की वजह से आपकी लायबिलिटी तो यूं क्यों खड़ी हुई। क्रेडिट नोट रिजेक्ट करने से आपकी जो लायबिलिटी कम करने के प्रयास थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। आपके द्वारा क्रेडिट नोट क्यों बनाया गया, आप अपनी लायबिलिटी को रिवर्स कर सके, लेकिन वो रिवर्स नहीं होगी अगर सामने वाली पार्टी उसको क्या करती है, रिजेक्ट करती है। उस वो ये रिजेक्ट करने का मतलब है वो ये कह रहा है कि मैंने कोई परचेज रिटर्न नहीं की है। आपने सेल इनवॉइस बनाया तो आपने बोला सेल की मैंने, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपने क्रेडिट नोट बना दिया, आप अब कह रहे हो कि मेरी सेल रिटर्न हुई है, तो सामने वाला परचेज रिटर्न को रिजेक्ट कर रहा है कि मैंने कोई परचेज रिटर्न नहीं, तो इस वजह से वो लायबिलिटी आपकी रिवर्स नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है। अब आप समझिए लायबिलिटी कम नहीं हो रही है सप्लायर की, जो कम होनी चाहिए थी, क्रेडिट नोट अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो कम हो जाती। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि तो क्या करें ऐसे केस में। बहुत अच्छा केस है, क्योंकि सप्लायर को रेसिपिएंट यानी बायर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब रेसिपिएंट सप्लायर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस पूरे केस को हमने अभी डिटेल में पढ़ा है और आपने ये साफ तौर पे देखा है कि आपसे एक गलती ये हुई कि आपने जल्दबाजी की इनवॉइस बनाने में। एक्चुअल में गुड्स की डिलीवरी हुई नहीं तो आपने इनवॉइस बनाने में इतनी जल्दबाजी कर दी। अब क्या हुआ, जल्दबाजी की वो तो ठीक है, लेकिन समय भी निकल गया इनवॉइस के कैंसिल करने का। तो अब क्या है, बायर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है इस केस में।
आप समझिए, सबसे पहले बायर अगर आपका, देखिए समस्या क्या है, अपन ने सबसे पहले तो समरी देखी, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इस केस में आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या होगी साहब। इस केस में प्रॉब्लम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बायर अगर क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो सेलर को उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बायर क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करने का मतलब है बायर अपनी इनपुट को रिवर्स करना। चलो मैं ये मान चल सकता हूँ कि बायर ने आपका सेल बिल भी रिजेक्ट किया, मतलब वो इनपुट ले भी नहीं रहा है और क्रेडिट नोट भी उसने रिजेक्ट कर दिया, तो चलो उसका पॉइंट से वो न तो क्रेडिट क्लेम कर रहा है, ना वो उसको रिवर्स करना चाह रहा है, राइट। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि बायर अगर आपका क्रेडिट नोट रिवर्स रिजेक्ट करता है, बायर आपका क्रेडिट नोट रिजेक्ट करता है, तो आपको जो बेनिफिट मिलना था टैक्स लायबिलिटी के रिवर्सल का, वो नहीं मिलेगा। आपको उस बिल पर जो टैक्स बन रहा है वो चुकाना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था 7,200 क्रेडिट नोट की वजह से क्या हो सकते थे, रिवर्स हो सकते थे, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए इसको मैं इन्फोग्राफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे एक तरफ है सप्लायर और एक तरफ है बायर, यानी जिसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। दोनों रजिस्टर्ड है, बी टू बी में सप्लाई हो रही, तो दोनों पार्टियां क्या है, रजिस्टर्ड है, दोनों के बीच में बी टू बी में ये सप्लाई हो रही। सर आपको कैसे पता है बी टू बी में हो रही, तभी तो ई इनवॉइस बना है। अब बायर सप्लायर सबसे पहले क्या बनाता है, कौन क्या क्या बनाता है, सेल बिल बनाता है, टैक्स इनवॉइस बनाता है, और ये बना के किसको देता है, बायर को भेजता है। बायर को उस सेल बिल को आईएमएस डैशबोर्ड में क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, तीन ऑप्शन होते हैं। उसने वहां से उस सेल बिल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, समझना, उसने ये एक्शन ले लिया, मतलब उसने ये बोल दिया कि मैंने ये परचेज नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना ई इनवॉइस बनाया इस सेल बिल पे, तो ये आपकी क्या खड़ी हो गई, लाइबिलिटी आपकी अराइज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से आपकी लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। उसने ये बोला है कि मैंने नहीं परचेज किया, आपने थोड़ी बोला है कि मैंने नहीं सेल किया, तो आपकी लाइबिलिटी कम नहीं होने वाली। दूसरी चीज, अगर आपको लाइबिलिटी कम करनी होती है ऐसे केस में, तो आपको क्या इश्यू करना पड़ता है, क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है। अगर ये क्रेडिट नोट भी सामने वाला रिजेक्ट कर देता है आईएमएस में एक्शन लेकर, वो इसको भी क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसने, आप बोल रहे हो कि मैंने परचेज, मेरे सेल रिटर्न हुई है, सामने वाला बोल रहा है कि मैंने कोई परचेज रिटर्न नहीं की, इसका मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। ये क्रेडिट नोट्स आपकी लायबिलिटी को क्या कर सकता था, कम कर सकता था, अगर वो एक्सेप्ट करता ये उसको कम कर सकता था, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि उसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में आपकी लायबिलिटी यूं की यूं बनी हुई है। अब साहब मेरी तो कोई सेल ही नहीं हुई थी, ये डॉक्यूमेंट तो मैंने इसलिए बना दी है, सेल बिल बना था इसलिए क्रेडिट नोट बना दिया, एक्चुअल में तो मेरी सप्लाई नहीं हुई थी। तो ऐसे केस में आप समझिए, जब तक बायर सप्लायर द्वारा इशू किए गए क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक सप्लायर की लायबिलिटी रिवर्स नहीं होती और सप्लायर को उस सेल बिल पर अपनी जो लायबिलिटी बनी है वो चुकानी पड़ती है। अब उपाय क्या है साहब, व्हाट सेलर शुड डू। ठीक है, हो गया, अब क्या करें, सपोर्ट नहीं कर रहा वो, तो क्या करें साहब, क्या कुछ किया जा सकता है। पहला उपाय ये होता है कि बायर से आपको रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि देखिए जो काम बाहें चढ़ाकर नहीं हो सकता वो प्यार से हो सकता है। और ये बायर से रिक्वेस्ट करनी है कि यार आपको मैंने माल भेजना था और किसी वजह से मैं नहीं भेज पाया, और इसकी वजह से मेरा ये बिल बन चुका है और मेरी अननेसेसरी क्या बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है। तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट करिए क्रेडिट नोट को, ताकि मेरी वो लाइबिलिटी क्या हो, रिवर्स हो। ये उसे आपको रिक्वेस्ट करना, पहला तरीका यही है। इस तरीके में अब आप कह रहे हो कि सर वो तो वैसे ही नहीं मान रहा है, उसने रिजेक्ट कर लिया। इस तरीके में आप ज्यादातर बायर से राइटिंग में, लिखित में
रिक्वेस्ट डालो। अब राइटिंग में रिक्वेस्ट डालने का मतलब है आपके पास वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल हैं। व्हाट्सएप आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे भेजो उसको, रिक्वेस्ट करो, ईमेल करो, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो आप उसको एक उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर एक लेटर पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा आसान रहेगा अगर वो बहुत आसानी से मान गया और वो आपकी प्रॉब्लम्स को वो बोले। आप उसको ये बता सकते हैं ना, हमारे बीच में लगातार ट्रेड होती है, ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा। बेस्ट तरीका ये होता है, प्यार से सारा काम करवाया जा सकता है, राइट। लेकिन कुछ लोग होते हैं नई भाषा समझते हैं प्यार की, तो अब ये ऑप्शन तब आपके लिए काम नहीं करेगा जब सामने वाला आप कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हो फिर भी नहीं मान रहा है। ध्यान देना, अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करेगा, इस महीने नहीं क्रेडिट नोट एक्सेप्ट किया तो आप वापस दोबारा क्रेडिट नोट मतलब उसको एक्सेप्ट करवा के एक तरह से, मतलब वो अगर आपका क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर क्या करना है, फिर यहां पर दूसरा ऑप्शन आएगा कि अगर बायर ने आपका क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए इसमें भी आप समझिए, इसमें पहला ऑप्शन आपको हमेशा पहले ट्राई करना है। पहला कौन सा, उससे रिटर्न में रिक्वेस्ट करिए। आपके पास जब वो रिक्वेस्ट हो जाए, वो मना कर दे, वो आपको जस्ट कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे, तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि उसके बाद आपको वो जो क्रेडिट नोट की कॉपी लेकर साथ में बिल की कॉपी, ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी, और वो कम्युनिकेशन लेटर जो आपने बायर को किया है कैसे भी, इसलिए मैं कह रहा हूं राइटिंग में करना है। ईमेल भेजा था या लेटर बना के भेजा था या व्हाट्सएप किया था, तो वो कम्युनिकेशन लेटर लेकर आपको अपना जो भी नियरेस्ट जीएसटी ऑफिस है वहां पर जाना है, और वहां पर ये आपको बताना है पूरा केस उनको वॉलंटरी बेसिस पे, सामने से चल के उनको बताना है कि सर ये गलती हुई थी मेरे से, मैंने ये किया, लेकिन हम बायर सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉलंटरी बेसिस पे सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको अगर पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही तो आप जीएसटी डिपार्टमेंट से सपोर्ट मांगे, और डेफिनेटली जब वॉलंटरी बेसिस पे हम जाएंगे तो हमें कोई ना कोई इसका रेमेडियल एक्शन बताएंगे और हेल्प करेंगे 100%। ये दूसरा तरीका होता है। ओके, यहां पर भी आप क्या होगा, जब ये सब चीजें लेके जाएंगे ऑब्वियस सी बात है आप उनको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वहां से आपको कोई ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर या रेमेडियल एक्शन बता दिया जाएगा। ओके, और साथ साथ में एक चीज ध्यान देना, अगर जब तक आपका कोई एक्शन नहीं आता, जब तक सॉल्यूशन नहीं होता, तब तक आप याद रखिएगा आपकी, अब उस केस में आपकी जो जीएसटीआर 1 में वो बिल तो नजर आएगा, लाइबिलिटी तो नजर आएगी। जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट नजर नहीं आएगा, लेकिन लाइबिलिटी दिखेगी और आप उसका पेमेंट कर दीजिए। और आपको, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना, हम इसकी उपचार ढूंढ रहे हैं, हम इसकी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन होने में समय लग सकता है, 2 महीने 3 महीने टाइम लग सकता है। तो आप ऐसा थोड़ी कि लाइबिलिटी को होल्ड करके बैठोगे। आपने सबसे समझदारी क्या करनी है, टैक्स बन रहा है तो चुका दो। तो जीएसटीआर 1 में लाइबिलिटी दिखेगी और उसे चुका देना है, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आपके पास है ही है, और प्रॉपर आप अपनी बुक्स में एंट्री वगैरह कर लेना, याद रखिए। मतलब आप ये नहीं कि मैं तो 7,200 दूंगा ही नहीं, मेरे तो बिल
गलती से बन गया, मेरे तो मटेरियल गया ही नहीं, मेरे को तो बायर सपोर्ट कर नहीं रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा तो लाइबिलिटी तो आपकी है ना, इंटरेस्ट बनता जाएगा, आप उसको होल्ड करके रखोगे तो आप डिफॉल्टर कंसिडर होंगे। तो बेटर इट इज कि आप उसको चुका दो और अपनी लड़ाई लड़ते रहो। याद रखिएगा, सबसे खास बात यह आती है कि जो लेटर हमें यहाँ पर भेजना है, एक और चीज मैं बताता हूं। अब आपकी लड़ाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बायर एंड जीएसटी ऑफिसर, जो ऑफिस में जाके आप जिसको प्रेजेंट करेंगे, दोनों को आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन लेटर फॉरवर्ड करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन लेटर फॉरवर्ड करना। अब मैं आपको जनरली ये जो लेटर किस तरीके से आप किस तरीके की राइटिंग लिखोगे, इस केस को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सबसे मैंने यहाँ पर दोनों के लिए लेटर यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। सबसे पहला है लेटर टू बायर। मैंने इसमें जैसे टू द अकाउंट्स मैनेजर या टू द अकाउंट्स मैनेजर पुष्पराज लोहार एंड कंपनी, मैंने ये डमी डेटा लिया, जो सामने वाली पार्टी है उसका आपको उसको एड्रेस करते हुए लेटर बनाना। रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट नोट इन जीएसटीआर पोर्टल। आपका क्रेडिट नोट वो क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसकी रिक्वेस्ट। डियर सर मैडम, we are writing to bring to your attention that e-invoice was mistakenly generated from our side bearing invoice number। आप अपना बिल का नंबर डाल दीजिए, मैंने ये डाला हुआ है। डेटेड आप डेट बता दीजिए, अमाउंट बता दीजिए। फॉर विच मटेरियल डिलीवरी कुड नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू अनफोर्सिन रीजंस। मटेरियल डिलीवरी नहीं हो पाई, हमने बिल बना लिया था, इनवॉइस बना लिया था। एज द टाइम लिमिट फॉर कैंसलेशन ऑफ द सेड इनवॉइस हैज एक्सपायर्ड, की टाइम सीमा खत्म हो गई, समय सीमा खत्म हो गई। वी इश्यूड अ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर और डेट भी डाल दी हमने, उसके अगेंस्ट में क्या इश्यू किया था, क्रेडिट नोट, इन अकॉर्डेंस विथ जीएसटी प्रोविजंस टू नलीफाई द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप वो जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट क्या कर सके, नलीफाई कर सके। द सेड क्रेडिट नोट वाज ड्यूली अपलोडेड ऑन द इनवॉइस पोर्टल, वो क्रेडिट नोट भी इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड कर दिया। हाउएवर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट बोथ द इनवॉइस एंड द क्रेडिट नोट हैव बीन रिजेक्टेड इन द जीएसटी सिस्टम, IMS या GSTR 2A या 2B में। ड्यू टू दिस our GST liability is reflecting as payable despite the fact that no goods were delivered and the transaction stands cancelled from both ends। आपने अपनी बुक्स में कोई एंट्री करी नहीं है और मेरी बुक्स में अननेसेसरी एंट्री होगी, ट्रांजेक्शन तो हो नहीं पाया, तो मेरी तो लाइबिलिटी खड़ी होगी, मुझे तो वो टैक्स देना पड़ गया। तो वी हम्बली रिक्वेस्ट यू to accept the credit note in your GST portal so that the mismatch is resolved and the tax liability is correctly adjusted। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट। थैंकिंग यू yours faithfully। आपका नाम, आपकी फर्म का नाम, आपका जीएसटी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। दिस लेटर इज टू बी सेंड, हैज टू बी सेंड टू बायर। बेटर इट इज आप ईमेल पर भेजिए, क्योंकि ईमेल पर आपकी सेंड आ गया मतलब डिलीवरी होगी, कंफर्मेशन आ गया कि आपने पार्टी को भेज दी, राइट। दूसरा लेटर अगर वो सपोर्ट नहीं करे, जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको कि अगर बायर नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, जीएसटी ऑफिसर को आप फिर एड्रेस कर सकते हैं। अब देखिए जीएसटी ऑफिसर को हम कैसे लेटर कम्युनिकेट करेंगे, ये भी देखिए आप। जो भी आपका लोकल एरिया ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर है, ठीक है, उन रेंज, डिवीजन नेम, डिपार्टमेंट एड्रेस अगर आपको याद है, मतलब पता है, तो आप ये डाल दीजिए। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर टैक्स लाइबिलिटी एडजस्टमेंट अगेंस्ट रिजेक्टेड क्रेडिट नोट, आपका जीएसटी नंबर डाल दिया। सर मैडम, वी आर a registered taxpayer under GST bearing this GST number, dealing in educational service and training under the name of commerce sir, right। आपका जो भी बिजनेस है आप बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, ये तो मैंने मेरे हिसाब से बता दिया, बाकी आप अपना डिटेल बताएंगे कि आप गुड्स का व्यापारी हैं, ये नाम से बिजनेस करते हैं। यहाँ एजुकेशनल सर्विस की जगह आपने कोई गुड्स का डाल दी। वी हैड मिस्टेकनली इश्यूड एन ई इनवॉइस वाइड इनवॉइस नंबर, मैंने एक गलती से एक इनवॉइस बना लिया इस बिल के नंबर के अगेंस्ट में, इतने रुपए का, और गुड्स वर नेवर डिलीवर्ड, जिस पे गुड्स कभी डिलीवर हुए नहीं। ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ द परमिसिबल टाइम विंडो फॉर ई इनवॉइस कैंसलेशन, वी इश्यूड अ क्रेडिट नोट एंड अपलोडेड द सेम ऑन द इनवॉइस पोर्टल। आपने बताया
कि टाइम पीरियड खत्म हो गया था, हम नहीं कैंसिल कर पाए, इसलिए हमने उसके अगेंस्ट में उसकी जो ट्रांजेक्शन की जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करने के लिए हमने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया. However, the buyer has rejected both the invoice and the credit note in their GST return IMS. Buyer ने रिजेक्ट कर दिया. As per the GST portal logic, the rejection of credit note by recipient has resulted in outward tax liability, still reflecting in our GSTR 1 summary. जीएसटी पोर्टल का जो लॉजिक है, अगर कोई पार्टी अगर क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर देती है तो वो आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है और आपके जीएसटीआर 1 में वो नजर आती है बेसिकली, क्योंकि वो बिल तो आपका खड़ा है ना. वी आर इनक्लोजिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस आपको साथ में इनक्लोज करनी है. कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट ये भी आपको इनक्लोज करना. डिलीवरी चलान या कोई, देखिए डिलीवर नहीं हुआ है तो नॉन डिलीवरी का कोई प्रूफ होगा वो आपको अटैच करना. ठीक है. कम्युनिकेशन विथ बायर रिगार्डिंग रिजेक्शन. अब देखिए ये काम आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. मैंने क्या बोला कि हमेशा हमारे लिए प्रूफ खड़े करो. ऐसे मैटर में आपके लिए वो सपोर्टिंग या वो प्रूफ काम आएंगे. आपने बायर को रिक्वेस्ट किया था लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो लेटर की कॉपी भी यहां पर लगा, मेल की कॉपी भी लगा होगा, उस मेल की डेट टाइम सब उसमें आ जाएगा, आप उसकी कॉपी भी लगाओ साथ में. बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंट्री, आपकी अकाउंटिंग में जो एंट्री आपने की है वो भी बताओ आप. तो अकाउंटिंग में देखिए यहां पर एक चीज और समझिएगा, आपने अपनी बुक्स में इनवॉइस की एंट्री करी है और क्रेडिट नोट की भी एंट्री कर दीजिए. फिर अपनी बुक्स में वो दोनों एंट्रियां आप बताइए, याद रखिएगा अपनी बुक्स की एंट्रीज भी बताइए. वी हम्बली रिक्वेस्ट यू टू अलाउ रिवर्सल ऑफ लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द कमर्शियल रियलिटी एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड. वी आर रेडी टू कोऑपरेट फुली विथ एन इंक्वायरी और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड. हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है अगर कोई इंक्वायरी या वेरिफिकेशन की जरूरत है तो. थैंकिंग यू. आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए. राइट. ये एक रिक्वेस्ट लेटर है जो आपकी कहीं ना कहीं आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइबिलिटी को रिवर्स किया जाए और उसके लिए जो भी सपोर्टिंग इनक्लोजर्स हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स को इनक्लोज करें और इस तरीके का लेटर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं. ये जो सवाल पूछा गया है ना, इस सवाल का ये रेमेडियल एक्शन होगा जो अतुल पुरानिक ने पूछा है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस तरीके के इंटरेक्टिव वीडियो इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच. नहीं सब्सक्राइब किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिकल जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस और अकाउंटिंग के और फाइनलाइजेशन के कोर्सेज के लिए ज्वाइन करिए कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन में. ऑनलाइन कोर्सेज मोर देन 100 कोर्सेज आर अवेलेबल इन आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ.